अब अगर ये लोग देश सेवा कर रहे हैं तो ये परिवारवाद किस तरह से हो गया परिवारवाद? बेकार भी एक बार बेइज्जती कराई उन्होंने स्मृति ईरानी जी ने, दूसरी बार भी वो विस्मृति हो जाएंगी। प्रियंका गांधी जीतेंगी और राहुल गांधी जी से ज्यादा मतों से जीतेंगी। वायनाड की जनता को छोड़ दिया, जिसने अमेठी के समय पर तुमको संभाला था, उस जनता को तुमने छोड़ दिया। उसके बाद तुम क्या कहते हो? मुझे परिवारवाद से कोई समस्या नहीं है। गुजरात से भी लड़े थे मोदी जी और वाराणसी से भी लड़े थे, फिर गुजरात छोड़ के वाराणसी उन्होंने क्यों चुना? उपचुनाव हो रहा है वायनाड में, आ जाओ एक बार प्रियंका गांधी के सामने खड़े हो जाओ, एक बार और आ जाओ, दोबारा बात ही खत्म, कलेश ही खत्म। प्रियंका गांधी पे आता हूँ। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही है, मगर देखा जाए कि पहला चुनाव है शायद उनका ही। हाँ जी, पहला चुनाव है। पहला चुनाव है। अब अगर वो जीत जाती हैं, ठीक है, और तीनों लोग एक साथ जाएंगे तो क्या माहौल रहेगा? बढ़िया रहेगा, अच्छी बात है। जनता की आवाज़ उठाने के लिए 3-3 लोग और मौजूद होंगे संसद में, अच्छा रहेगा। तो यहाँ ये परिवारवाद नजर नहीं आता। परिवारवाद किस बात का बात? अगर आप अपनी देश सेवा में अपने परिवार को लगा रहे हो तो किस बात का परिवारवाद? आप अगर गुरु गोविंद सिंह को कहोगे कि उन्होंने अपने बच्चे क्यों लगा दिए औरंगजेब से लड़ने के लिए, तो क्या वो परिवारवाद में आएगा? देश की सेवा में ही तो आता है। हम उसे इसी तरह से याद करते हैं। हमारा 1857 की क्रांति हुई थी, मिर्जा असद और मिर्जा बेग दोनों, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे थे, सर काट के वहाँ टांग दिया था खूनी गेट पे। क्या वो परिवारवाद में आएगा? देश सेवा के लिए तो सर कटवाया था उन्होंने। अब अगर ये लोग देश सेवा कर रहे हैं तो ये परिवारवाद किस तरह से हो गया परिवारवाद? आप चुन के आ रहे हो, जनता की आवाज़ संसद में उठा रहे हो, तो किस बात का परिवारवाद? किसी और को नहीं दिया जा रहा है। नहीं, और रही बात परिवारवाद की, तो परिवारवाद अगर बीजेपी उठा रहा है तो परिवारवाद की बात क्यों नहीं उठाता? अनुराग ठाकुर कौन है? मंत्री है, किसके बेटे हैं? किसके बेटे हैं? नहीं, मैं क्या बताऊं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना। बांसुरी सुरराज कौन है? पंकज सिंह कौन है? राजनाथ सिंह के बेटे हैं। परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना हम। परिवारवाद की बात करते करते अजीत पवार की जो है उनकी भतीजी, जो वहाँ से जिनको टिकट मिला, वो कौन है? पूरे के पूरे यूवीटी शिवसेना जो है छीन के वहाँ पे एकनाथ शिंदे के उसमें गुट में चली गई, उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया गया। भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपित उसके बेटे को टिकट दिया। क्या ये परिवारवाद नहीं है? सैकड़ों नाम है, इस टाइम इससे मैं पूरे याद नहीं आ रहे इस वक्त मुझे। कम से कम 40 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार वालों को टिकट दिया गया, तब आपको परिवारवाद याद नहीं आता। लेकिन एक अकेली प्रियंका गांधी अगर इलेक्शन लड़ने चले जाएं तो परिवारवाद याद आ गया। क्यों भैया? देश सेवा का ठेका आप नहीं ले सकता। आपका बेटा जाएगा, मंत्री भी बनेगा, और उसके बाद आप परिवारवाद नहीं होगा है। लेकिन अगर एक प्रियंका गांधी इलेक्शन लड़ने लग जाएंगी तो वो परिवारवाद है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया पॉलिसी है आपकी। तो अगर स्मृति ईरानी अगर वहाँ से खड़ी हो जाती हैं तो कंपटीशन टक्कर का हो जाएगा। कोई टक्कर नहीं है जी, बेकार भी एक बार बेइज्जती कराई उन्होंने स्मृति ईरानी जी ने, दूसरी बार भी वो विस्मृति हो जाएंगी। वहाँ पे किसी की कोई टक्कर नहीं है। प्रियंका गांधी जीतेंगी और राहुल गांधी से ज़्यादा मतों से जीतेंगी। हाँ जी, थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जो इन्होंने बोला कि बेइज्जती एक बार कराई है। चुनाव जब दो लोग लड़ रहे होते हैं, चाहे वो चुनाव हो चाहे जंग हो, एक हारता है एक जीतता है, इसमें बेइज्जती नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि आप शालीन व्यक्ति हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और नहीं तो फिर क्या आप ये मानते हैं कि जब अमेठी में राहुल गांधी हारे थे तो क्या उनकी बेइज्जती नहीं हुई थी? ठीक बात, मैं भाई साहब की बात से समझ रहे हो? ये मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भाई साहब ने कहा ठीक है बेइज्जती। अब इन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी, तो बीजेपी ने कितना हंगामा मचा रखा था। राहुल भाग गए, राहुल डरपोक निकले, राहुल ने अमेठी छोड़ दिया। डरपोक राहुल भाग गया, भागा हुआ राहुल, वो बेइज्जती नहीं थी? आप दूसरों को कुछ भी बोलते रहो, वो तो इज्जत है। लेकिन आपको कोई एक पॉइंट इतना सा करके दिखा दे तो वो अपने बेइज्जती में काउंट कर लेते उसको। ठीक है जी, मैं तो जनता हूँ, मैं तो बोलूँगा ही। मैं तो स्मृति की जगह विस्मृति भी बोलूँगा, और मैं तो कहूँगा उनकी बेइज्जती है। एक बार बेइज्जती करा चुकी हैं, दूसरी बार भी कराएंगी। अब तो उन्होंने क्या बोला था? कौन राहुल? क्या है? क्या राहुल? ये बोला था नहीं बोला था? क्या बोला था या नहीं बोला था स्मृति ईरानी ने? फिर क्या वो चीज़ नहीं थी? जब आप अपने गिरबान में झाँक लो, अगर आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपको अच्छे शब्द सुनने को मिलेंगे। अगर आप दूसरे को, किसी को माँ बहन की गाली दोगे तो वो पलट के वो भी यही गाली देगा। फिर आप कहोगे कि तूने मुझे गाली क्यों दी भाई? अरे मतलब राहुल गांधी की बेइज्जती हुई थी अमेठी में हार के? भाई साहब, मैं तो साफ करते हो आप? मैं तो एडमिट कह रहा हूँ, ठीक है, क्या बात है? फिर ठीक है। बाकी बयानबाजियां देखो, हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर पे करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी कहती है कि वो डरपोक है और वो भाग गया। यहाँ पर भी बहुत से नेता ऐसे हैं जो तानाशाह बोलते हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे बयान आ जाते हैं कि यहाँ पर अगर मोदी आ गया तो उसके टुकड़े कर देंगे, इस तरीके के बयान। मर जा मोदी तक आ जाता है। तो वो पनौती, पापी, क्या क्या, और जिम्मेदार नेता बोलते हैं, कोई छोटा मोटा नेता नहीं बोल देता है। आप इस चीज़ को समझिए। तो आप जब उंगली दूसरे पर उठाते तो भूल जाते कि एक उधर है और 3 इधर हैं। अगर कांग्रेस अपनी पहले संभाल लेना देश के प्रधानमंत्री के लिए तो शायद चीज़ें अलग हो जाएंगी। समझ गए? आप तानाशाह भी बोलते हो, मौत का सौदागर भी बोलते हो, चोर भी बोलते हो, पनौती बोलते हो, क्या क्या आपने बयानबाजियाँ नहीं करी हैं। और फिर आप आते हो सभ्यता सिखाने। मैं जो कह रहा हूँ, आप और मैं ना आप कांग्रेस हो ना मैं भाजपा हूँ। मुझे लगता है कि हम सामान्य नागरिक हैं जो अपने विचार रख रहे हैं
और आपको हो सकता है कि आप उनको बोलो कि बेइज्जती कराई है, मैं बोलूँगा कि लड़ी थी और गौरवपूर्ण तरीके से लड़ी थी स्मृति ईरानी जी, और अभी भी अमेठी छोड़कर नहीं गई हैं, हारने के बाद भी कहीं ना कहीं वहाँ से जुड़ी हुई हैं। लेकिन राहुल गांधी जो एक उनकी सुरक्षित सीट थी अमेठी की, उसको छोड़ कर गए हारने के बाद। वायनाड ने संभाला, अब वायनाड ने संभाला, इस बार उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, रायबरेली चुन रहे हैं। वायनाड की जनता को छोड़ दिया, जिसने अमेठी के समय पर तुमको संभाला था, उस जनता को तुमने छोड़ दिया। उसके बाद तुम क्या कहते हो? मुझे परिवारवाद से कोई समस्या नहीं है, मैं भी जो बनाऊंगा अपने बच्चे के लिए बनाऊंगा, मैं पर्सनल बोल दूं, मुझे परिवारवाद से कोई समस्या नहीं है। लेकिन तब समस्या होती है कि जब किसी पार्टी, अगर हर पद हर चीज़ अगर मलाई सिर्फ परिवार को दी जाएगी, कार्यकर्ताओं को नहीं। भाजपा का ना छोटे से, आप जानते थे मोहन यादव कौन है, भजन लाल शर्मा कौन है, आप जानते थे? भाजपा का कार्यकर्ता भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, ये फर्क है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, समझ गए? ऐसे नहीं होता है। आप ये कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, तो चरण जी अभी जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे, शरणजीत चन्नी, वो क्या थे? कार्यकर्ता ही थे। रही बात, इन्होंने कहा कि आपने जनता को धोखा दे दिया, एक सीट छोड़ दी। 2014 का, आप आज से 10 साल पहले का वाकया याद करो ना। गुजरात से भी लड़े थे मोदी जी और वाराणसी से भी लड़े थे, फिर गुजरात छोड़ के वाराणसी से उन्होंने क्यों चुना? क्यों छोड़ी गुजरात? आपने गुजरात के लोगों को क्यों छोड़ा? फिर बताइए। अगर सेम फार्मूला आप इनके ऊपर अप्लाई करते हो तो आज से 10 साल पहले की बात करो ना। ये तो अब की बात है, आज 2024 की बात है कि वो 2 सीटों पे लड़े हैं। वो तो 2014 में 2 सीटों पे लड़े थे, और उससे पहले आप और बैकग्राउंड में जाओगे तो आडवाणी जी भी 2 सीटों पे लड़े थे, नई दिल्ली से भी लड़े थे और गांधीनगर से भी लड़े थे। क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 2 सीटों से लड़ चुके हैं, इनके बड़े बड़े नेता 2 सीटों से लड़ चुके हैं। तो फिर आप इस बात को, पैमाने को अपने ऊपर क्यों नहीं? आपने कहा कि एक उंगली उधर जाती है, 3 इधर आती हैं, तो यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक उंगली आप उठा रहे हो आज 10 साल बाद, राहुल गांधी जी के ऊपर उंगली उठा रहे हो कि उन्होंने इसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया। तो 10 साल पहले भाई मोदी जी का भी याद कर लो, गुजरात से भी सांसद थे और वाराणसी से भी सांसद थे, गुजरात छोड़ के वाराणसी टिके। क्यों टिके? सुरक्षित सीट की तलाश में। अब उन्हें वाराणसी पिछली बार 2019 में 7.5 लाख वोटों से सुरक्षित दिख गई, तो इस बार वो फिर से आ गए। अब मैं कहता हूं कि चलो, आप तो मोदी जी प्रधानमंत्री हो, पूरे देश में स्वीकार्य हो, पूरे देश के नेता हो, उपचुनाव हो रहा है, वायनाड में आ जाओ, एक बार प्रियंका गांधी के सामने खड़े हो जाओ, एक बार और आ जाओ, दोबारा बात ही खत्म, कलेश ही खत्म कर, बिल्कुल ओपन चैलेंज है, वायनाड आ जाओ। इसको वो कहते हैं कुछ भी होना है, कुछ भी होना है, मोदी जी आ जाओ, मोदी जी आ जाओ। मैं भी कह देता हूँ, अभी जब दिल्ली के अंदर में विधायकी के इलेक्शन होंगे, मैं निर्दलीय प्रचार लड़ूंगा, राहुल गांधी मेरे साथ आके चुनाव लड़। कुछ बात है क्या यार? बिल्कुल ठीक, यही बात अजीब बातें हैं, अजीब बातें हैं। यही बात मैं आपके मुंह से निकलवाना मैं कुछ और कह रहा था सर, कहीं पता है ये जो शब्दों की लफाजी होती है ना, शब्दों की लफाजी में आराम से लपेटा जा सकता है, और वो काम मैं बहुत बेहतरी से कर सकता हूँ। सर कवि हूँ मैं, वो नहीं कर रहा हूँ, और आप वो करने की कोशिश कर रहे हो। सर आपने 2 सीट की बात बताई थी, मैंने तो आपके सामने साफ साफ उदाहरण रखा, और उदाहरण क्या, सच्चाई है। तो 2014 में 2 जगह से लड़े या नहीं लड़े, आपको भी जानकारी होगी। तो बस एक सवाल का जवाब दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, सुनो मेरी बात पूरी होने तो। रही बात, इन्होंने कहा कि मैं भी निर्दलीय लड़ूंगा, और राहुल गांधी को कहोगे आ जाओ मेरे सामने, तो ठीक है ना, राहुल गांधी जी का अपना मन है, जहाँ से वो लड़ना चाहेंगे वहीं से लड़ेंगे, ठीक है ना, जेन्युइन बात। तो यही चीज़ उनके फार्मूला अमेठी पे भी अप्लाई हो रहा था, जहाँ से उनका मन था वहाँ से लड़ना चाहिए था उन्हें। उनका मन रायबरेली था तो रायबरेली चले गए, तो आप उन्हें क्यों चैलेंज कर रहे थे कि आओ यहीं आओ, यहीं आओ, यहीं आओ? स्मृति नहीं क्या वो है। अब मेरी सुनना, जो मैंने वायनाड और अमेठी पे बोला, और जो सर ने गुजरात के लिए और बनारस के लिए बोला, मैं बताता हूँ मोदी जी ने बनारस क्यों रखा था। गुजरात से ना इनका कोई बड़ा नेता लड़ने नहीं गया था, इनका कोई बड़ा नेता नहीं लड़ा था बनारस से 2014 में, अरे गुजरात से 2014 में। सब कहाँ गए थे? केजरीवाल भी गया था कि मैं लड़ूंगा, वहाँ से वो अंसारी आ गया था मैं लड़ूंगा, बड़े बड़े धुरंधर आए थे कि मैं मोदी को रोक दूंगा। तो मोदी ने डंके की चोट पर वहाँ पर जीत हासिल करी, और इसलिए वहाँ पर वो सीट ली थी। गुजरात में गए ही नहीं थे ये लोग, जीतने वो वहाँ से भी थे। सवाल ये है, चुनावी माहौल थोड़ा सा आगेंगे, चुनावी माहौल चल रहा था, चुनावी माहौल में गारंटी कार्ड भी दिया गया था, 8,500 रुपये खटाखट भी बोले गए। महिला लाइन में लगी हुई है, इंतजार कर रही है राहुल। तो वो जो महिला लाइन में लगी हुई उनसे माफ़ी मांगी गई है कि आपने जो वादा करा था वो ये वादा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको 8,500 रुपये महीना देंगे। गारंटी कार्ड पर नहीं लिखा हुआ है सर, सबने यही बात बोली है। गारंटी कार्ड पे लिखित में अगर आप कहते हो, लिखित में जो भी उन्होंने गारंटी कार्ड भरवाया था कि हम आपको 8500 रुपये महीना देंगे सत्ता में आने पर, जब सत्ता में ही नहीं आए तो फिर कैसे दे पाएंगे बताइए?
सत्ता में जुमला था। जुमला क्यों था? सत्ता में नहीं आ पाए। अगर संविधान चेंज करने की बात जुमला तब होता अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती, गठबंधन सत्ता में आ जाता और उसके बाद अगर वो 8500 रुपये नहीं देता तो हम भी खड़े होकर कहते कि आपने भी जुमले का इस्तेमाल करा है, साफ कहते। सिंपल सी कहानी ये है कि सर इसलिए आलोचना नहीं करते, मैं बता देता हूँ। अगर सर 8500 पे आलोचना करने वाले हो तो पहली बात तो जो 15 लाख वाली बात ये बोलते हैं बार बार, सर को लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था और इन्होंने भी एडमिट किया था उस समय पर कि हाँ ये ऐसे नहीं था, ऐसे ही था जैसे मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद में पहली बार कांग्रेस ने पता है क्या किया है, बाकायदा आपका फार्म भरवाया है लोगों से। क्या भाजपा ने किसी का फार्म भरवाया था क्या? ऐसे इसको फार्म भरवाने का अधिकार किसने दिया था? आप मुझे इस बात का बताइए कि 8500 रुपये मिलेंगे, 8500 रुपये मिलेंगे। एक तो ये हो गई बात कि हमारी सरकार आएगी तो मिलेंगे, मैं इस बात से मान लेता हूँ कि उनकी सरकार नहीं आई इसलिए नहीं दे पा रहे हैं, शायद मिल जाते। लेकिन हिमाचल में 1500 रुपये का वादा किया था प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने, अभी तक सुक्खू सरकार वहाँ की महिलाओं को 1500 रुपये क्यों नहीं दे रही है? क्या सर ने आलोचना करी? कर्नाटका में 3000 रुपये का वादा किया गया था, अभी तक नहीं दिया जा रहा है, क्या सर ने आलोचना करी? उल्टा पेट्रोल बढ़ गया है, अगर पूरे देश में बढ़ा होता तो शायद हंगामा हो जाता, लेकिन कर्नाटका ने जब पेट्रोल बढ़ाया है क्या सर ने उस पर आलोचना करी? दिल्ली में दिल्ली के मुखिया केजरीवाल जी ने भी ये बात बोली थी, एक बार नहीं कई बार, कि अगर हमारी सरकार रहे हम 1000 रुपया बहनों को देंगे। क्या अभी तक वो 1000 रुपया दे रही है दिल्ली सरकार? दिल्ली की किसी बहन को दे रहे हैं? अरे जेल जाने से पहले दे रहे थे। इन पे क्या आपने आलोचना करी सर? ये जवाब दे दीजिए। 1000 रुपये महीने की बात किस बारे में हुई थी? केजरीवाल ने वो 1500 हाँ, केजरीवाल साहब सरकार बनी, केजरीवाल अरे नहीं विधानसभा में बोला था। विधानसभा में पिछले साल पे आते हुए तो पेंशन जो है वो तो दी जा रही है। विधवा पेंशन तक रुकी हुई है। पंजाब की बात थी, पंजाब में दिए गए। दिल्ली में बोला था। दिल्ली में नहीं बोला साहब, दिल्ली में मेरी जानकारी में नहीं है, देखिए साफ बात है। तो बाकायदा केजरीवाल साहब ने ये बोला था कि हम जैसे हमने पंजाब में शुरू कर दिया, पंजाब की तरफ हम दिल्ली में भी शुरू कर रहे हैं, बहनों को 1000 रुपया देंगे, अभी तक नहीं दिया है। पंजाब में और सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं सर, मैंने 3 राज्य इसीलिए, कर्नाटका में भी 3000 का वादा किया था और हिमाचल में भी 1500 का किया था। क्या दिए जा रहे हैं सर? शुरू हो जाएंगे, नहीं होते तो हम आलोचना करेंगे, साफ बात है। 2 साल से ऊपर हो गया हिमाचल की सरकार। चुनाव में थोड़े थोड़े जुमले और दिए जा रहे थे सर। एक सेकंड, कर्नाटका हिमाचल 1.25 साल ही तो हुआ है, अभी रिसेंट हुआ है, 1.25 साल ही तो बात हुई है ना। ठीक है, और आपको 1.25 साल बहुत ज्यादा लग रहा है, तो अब मैं वापिस आपके ऊपर आरोप लगाऊं कि आपको 10 साल क्यों नहीं दिखते? 15 साल बोलेंगे? क्यों नहीं बोलूंगा? 15 लाख बोलेंगे? क्यों नहीं बोलूंगा? 15 लाख मोदी जी ने कहा था, नहीं कहा था? कि भाजपा ने कहीं पर भी फार्म भरवाया हो? आप बता दीजिए कि कहीं पर भी भाजपा ने फार्म भरवाया था क्या? एक और बात बता देता हूँ, एक और बात। नोटबंदी के टाइम में 2016 के बाद मोदी जी ने क्या कहा था? अपने अपने जनधन खाते खुलवाओ, अब ये जो ब्लैक मनी आ रही है इसका मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, चिंता मत करो, बेफिक्र रहना, तुम्हारे खाते लबालब हो जाएंगे। बोला था या नहीं बोला था? और साथ में बोला था कि 50 दिन में अगर इसका रिजल्ट ना मिले तो मुझे किसी भी चौराहे पे लाके फांसी पे टांग देना। और हुआ क्या? 98.7% नोट जो है वापस सर्कुलेशन में आ गए। बचे कितने? 1.3%, जो कि कटे फटे नोट थे, इधर उधर के थे, थोड़ा सा मामूली फर्क पड़ा। उस 1.3 का निकालने के चक्कर में आपने कम से कम 8 से 10% का खर्चा नए नोट छापने में कर दिया, सर्कुलेट में कर दिया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल कर दिया। तब आप उंगली क्यों नहीं उठाते हो साहब?